हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ। कुल 6 वीडियो आ चुकी हैं, आज ये 7वां वीडियो है और आज क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज पाठ 23 पढ़ेंगे पोचमपल्ली। पाठ 20 तक कल मैंने कंप्लीट पढ़ाया था। 21 और 22 में कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं हैं जिनके नोट्स बनाए जाएं या फिर वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो इसीलिए मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। पाठ 23 पोचमपल्ली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। अब पहले ये जो पोचमपल्ली था ये आंध्र प्रदेश में आता था। तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य था, यानी तेलंगाना कोई अलग राज्य नहीं था। तब ये जो कस्बा है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि पोचमपल्ली पहले किस राज्य का हिस्सा था, तो वह पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। वर्तमान में आप देखेंगे ये तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, तो ये आपको याद रखना है। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली कस्बे का गांव है, कस्बे में गांव है मुख्तारपुर, और यहाँ पर जो ज्यादातर फैमिली हैं वो सभी बुनकर हैं, जो परिवार हैं वो बुनकर हैं। तो इस बुनाई को भी क्या नाम दिया गया है? पोचमपल्ली। कस्बे के नाम पर नाम रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इस गांव में रहने वाले काफी पुराने समय से यह कार्य कर रहे हैं। तो ये इनका पारंपरिक कार्य है, काफी पुराने समय से ये बुनकर इस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप पोचमपल्ली साड़ियाँ देख सकते हैं जो बुनकरों द्वारा बुनी जाती हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इनका जो सामग्री है वो यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनाई करने के लिए धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। तो ये जो आप पिछली इसमें स्लाइड में ये जो रंग देख रहे हैं, इन्हीं रंगों से इन धागों को रंगा जाता है। फिर इनकी गट्ठी बनाई जाती है। धागे की गट्ठियां करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। तो ये जो गट्ठियां होती हैं इन्हें करघे पर लपेटा जाता है, फिर इनसे बुना जाता है कपड़ा। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। यानी यदि रेशम का धागा है तो रेशमी कपड़े की बुनाई कर दी जाती है, साड़ियाँ बुन दी जाती हैं, सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं जो महिलाएं सूट पहनती हैं। इसके अलावा सूती धागे से भी साड़ियों, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। तो सूती साड़ियाँ भी बुनी जाती हैं और जो चादर होते हैं, सूती चादरें, वो भी बुने जाते हैं। बड़े बड़े कपड़ों के थान बुने जाते हैं, उनमें से कपड़े को काट कर अलग अलग तरीके की चीजें बना दी जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हैं। जैसे कुल्लू की सॉल, ये आप देख सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उस स्थान के नाम पर ही जाना जाता है। जैसे कुल्लू की सॉल, तो कुल्लू यदि आप जाते हैं तो वहाँ की सॉल प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जो जिला है उसी के नाम पर इस चित्रकला का नाम भी रख दिया गया है, मधुबनी। तो याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार राज्य से है। असम की सिल्क, तो ये आप देख सकते हैं, ये मधुबनी पेंटिंग है। पहले भी आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मैं। ये असम की सिल्क, यानी असम जो राज्य है वहाँ की सिल्क प्रसिद्ध है। तो उसी के नाम पर, यानी राज्य के नाम पर ही इस सिल्क को जाना जाता है। और कश्मीर की कढ़ाई, कढ़ाई यानी कि जो धागे से कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, तो कश्मीर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो भारत की कई ऐसे जगह हैं, भारत की कई ऐसी चीजें हैं जो उस स्थान के नाम से ही मशहूर हैं। जिस इलाके में ये मिलती हैं तो उसी इलाके के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, कुल्लू की सॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। साथ में मैंने चित्र भी लगाए हैं ताकि आपको देखने से भी याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है पाठ 24, दूर देश की बात।
अब दूर देश की बात में क्या आपको पढ़ना है, अबू धाबी के बारे में, और अबू धाबी से संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यानी कि यूएई की ये कैपिटल है, राजधानी है। आगे लिखा है अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं, यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। तो अबू धाबी तो रेगिस्तानी इलाके में है ही, इसके आसपास भी जो देश हैं वो रेगिस्तानी इलाके में ही हैं और यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। इस चित्र में आप देख भी सकते हैं, इस तरीके के रेत के टीले अबू धाबी के आसपास के क्षेत्र में मिलेंगे। आगे लिखा है यहाँ पेड़ और हरियाली नहीं है। अब रेगिस्तान है तो आप लोग जानते ही हैं कि रेगिस्तान यानी मरुस्थल में पौधे जो होते हैं वो नहीं उग पाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के ही पौधे होते हैं जो वहां पर उग सकते हैं, सभी तरीके के पौधे वहां पर नहीं उगते हैं। तो इसी तरीके से हरियाली और पेड़ यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर? अबू धाबी में। सिर्फ खजूर का पेड़ यहाँ पाया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि अबू धाबी में सिर्फ खजूर का पेड़ ही उग सकता है, और जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पर नहीं उग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत है, मरुस्थल है। यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न जो है ऐसे पूछा गया है कि अबू धाबी से संबंधित जो कथन सत्य हैं वह बताइए। तो यही कथन लिखे रहते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मरुस्थल है, रेत ही रेत है, तो यहाँ पर जमीन के नीचे पानी नहीं है, यहाँ पर तेल है, और जो पानी है वह पेट्रोल से भी महंगा है। ये आपको याद रखना है। अपने यहाँ आप जहाँ पर भी खोदते हैं, बोरिंग की जाती है, पानी निकलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि ये लोग बोरिंग करते हैं तो वहाँ पर तेल निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप खजूर के पेड़ देख सकते हैं, यही पेड़ यहाँ पर उग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। खिड़कियों को बंद रखा जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। आगे लिखा है गर्मी के कारण यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे तेज धूप से बच जाते हैं। तो इस तरीके के वस्त्र लोग पहनते हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे सफेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि सफेद कलर के जो वस्त्र होते हैं सफेद रंग के, उनमें गर्मी कम लगती है, क्योंकि ये जो गर्मी होती है उसे अवशोषित नहीं करते हैं। और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं जैसे काले हैं, नीले हैं, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो जो डार्क कपड़े होते हैं उनमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो इसीलिए यहाँ के लोग अपने पूरे शरीर को ढककर रखते हैं, सिर भी ढककर रखते हैं, क्योंकि तेज धूप वहां पर होती है। इसलिए ये जो तेज धूप है इनके शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए ये अपने शरीर को ढक कर रखते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो भाषा है वह अरबी है, और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ये दोनों ही बातें याद रखिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तो अबू धाबी के बारे में आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है पाठ 26 फौजी वहीदा, और ये लास्ट लेसन है क्लास 4th की एनसीईआरटी की पुरानी वाली बुक का। ये जो फोटो मैंने ली है ये एनसीईआरटी की किताब से ही ली है। तो इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। तो ये नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली कुछ गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं, ये आपको याद रखना है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, क्योंकि एक पूरी परेड की कमान संभालना कोई सरल कार्य नहीं है। तो ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। तो थन्ना मंडी के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करती हैं,
यानी संबंध रखती हैं और यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। अब ये मैंने ये वाली लाइन इसीलिए लिखी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछ लिया गया था कि पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं, तो 36 निर्देश होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके नाम में प्रिज्म शब्द इनके पिता ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी इसी तरह अपना नाम बनाए, तो इनका जो नाम है वहीदा प्रिज्म, तो ये जो प्रिज्म शब्द है वो इनके पिता ने दिया था। तो आज आपका एनसीईआरटी का क्लास 4th कंप्लीट होता है, यानी एनसीईआरटी की क्लास 4th की जो बुक है उसे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। जो भी लेसन आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें मैंने पढ़ा दिया है। क्लास 3rd भी पढ़ा दिया है। क्लास 3rd की जो बुक है वो नई वाली बुक से नोट्स बनाए हैं और उसी नोट्स से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्लास 4th की बुक के जो नोट्स हैं ये पुरानी किताब के हैं, क्योंकि जो पुरानी किताब है वह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और क्लास 5th की बुक के जो नोट्स बने हुए हैं वह भी पुरानी बुक के ही हैं, क्योंकि आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पुरानी किताबों में ही मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चल रही है। आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्जाम 8 फरवरी को था। अब जो एग्जाम सिटी आई है उसमें आपको पता चला है कि 7 फरवरी को भी आपका पेपर है। तो समय तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स मैंने इसीलिए बनाए हैं कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। यदि किसी ने ईवीएस नहीं भी पढ़ा है, फिर भी यदि ये वीडियो देख लेता है तो उसका पूरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।